नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चाहे किसी भी देश का साहित्य हो, वो साहित्य वहाँ की जनता की जो मनोवृत्ति होती है, जनता की जो आकांक्षाएं होती हैं, जनता की जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं का एक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर एक कोटेशन दिया हुआ है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होती है। यह कथन उक्त पंक्ति का संबंध किससे है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा से, हजारी प्रसाद द्विवेदी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से या मिश्र बंधुओं ने? इस पंक्ति को, यह कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? तो मित्रों, इसका जो है राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या होगा इसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है प्रथम पंक्ति की जो शुरुआत की है वो इसी पंक्ति से की है। तो प्रत्येक देश की वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है यह कथन है। तो मित्रों, इसके बाद में जो है दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की जो है अपन बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है अपभ्रंश से माना है। किससे माना है? अपभ्रंश से माना है। हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसमें प्रकरण 1 में जो सामान्य परिचय दिया गया है, उस सामान्य परिचय की यह प्रथम पंक्ति है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ से माना है? तो उन्होंने माना है अपभ्रंश से। किससे माना है? अपभ्रंश से। हिंदी साहित्य का आविर्भाव उन्होंने अपभ्रंश से माना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, गाथा कहने से किसका बोध होता है? ये दूसरा प्रश्न आता है कि भाई गाथा कहने से किसका बोध होता है? तो गाथा कहने से जो है प्राकृत का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्राकृत का बोध होता है। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। प्राकृत का बोध होता है।
चौथा प्रश्न आता है, अपभ्रंश नाम सबसे पहले किसके शिलालेखों में मिलता है? अपभ्रंश नाम सबसे पहले किसके शिलालेखों में मिलता है? तो अपभ्रंश का नाम सबसे पहले जो है किसके शिलालेखों में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है राजा धीर द्वितीय के शिलालेखों से, कि राजा मूंद द्वितीय के शिलालेखों से, या राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों से, या राजा धूर सिंह द्वितीय के शिलालेखों से। तो मित्रों, इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि राजा धारसेन, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों से जो है अपभ्रंश नाम सबसे पहले इन्हीं के शिलालेखों से प्राप्त हुआ है। तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों से जो है अपभ्रंश का प्रमाण मिलता है। इसके बाद में आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आता है, दप साहब पयास किसके द्वारा रचा गया है? 10 साहब पयास किसके द्वारा रचा गया है? पहला राजशेखर, दूसरा देवसेन, तीसरा गोरखनाथ, या फिर चौथा गुरु नानक। अब ये दप साहब पयास जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचा गया है? तो मित्रों, ये जो ग्रंथ हैं ये देवसेन द्वारा जो है रचा गया है। दप साहब परिवर्तन जो है देवसेन द्वारा रचा गया है। देवसेन द्वारा जो है इसे रचा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? तो मित्रों, नंबर 1 देवसेन, नंबर 2 राजशेखर, नंबर 3 मैथिली शरणगुप्त, या नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा कि कर्पूर मंजरी के जो लेखक हैं वो हैं राजशेखर। कौन है? वो है राजशेखर। वो है राजशेखर। राजशेखर। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बोधगान और दोहा के नाम से किसने निकाला? सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बोधगान और दोहा के नाम से किसने निकाला है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 हरप्रसाद शास्त्री, या नंबर 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, इसका सही आंसर है कि सिद्धों की रचनाओं का जो संग्रह है वो जो है हरप्रसाद शास्त्री द्वारा जो है निकाला गया था। इसके बाद में आठवां प्रश्न आता है,
मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था? तो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था? नंबर 1 गोरखनाथ, नंबर 2 जलंधर, नंबर 3 सरहपा, नंबर 4 चौरंगीप्पा। इनमें से मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों, इसका जो है सही आंसर होगा जलंधर नाथ। इसका जो है सही आंसर है जलंधर नाथ। इसके बाद में नौवां प्रश्न आता है, से नौवां कर लेना, नौवां है ये। हेमचंद द्वारा रचित सिद्ध हेमचंदानुशासन ग्रंथ संबंधित हैं। यह क्या ये रीति ग्रंथ है, क्या ये व्याकरण ग्रंथ है, क्या ये श्रृंगारी ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है इनमें से? रीति ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, श्रृंगारी ग्रंथ, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, ये जो हेमचंद जो शब्दानुशासन है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक हैं। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो नंबर 1 हेमचंद, नंबर 2 सोमप्रभ सूरी, नंबर 3 मेरुतंग, नंबर 4 विद्याधर। इन चारों में से प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा मेरुतंग। इसको मेरुतंग कर लेना, ये मेरुतंग है। मेरुतंग जो है इसके लेखक हैं। कुमारपाल प्रतिबोध नामक रचना किसके द्वारा रचित है? कुमारपाल प्रतिबोध नामक रचना किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर क्या होगा? गोरखनाथ, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, या शारंगधर? इनमें से कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर होगा सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध नामक रचना है जो सोमप्रभ सूरी द्वारा रची गई है। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 गिरियर्सन, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तो मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 17 या 70 या 69, 78 या 68?
कितने सर्ग हैं? तो इसका सही आंसर होगा 69। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग जो है इसमें है। इसके बाद में भट्ट केदार द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अब इसमें से भट्ट केदार द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1 जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, राठौड़ारी ख्यात या रणमल छंद। भट्ट केदार द्वारा रचित इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है भट्ट केदार द्वारा रचित? जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, राठौड़ारी ख्यात, रणमल छंद। तो सही आंसर है इसका कि जयचंद प्रकाश। सही आंसर क्या है इसका? जयचंद प्रकाश। इसके बाद में जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? वो जय प्रकाश था। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार, मधुकर कवि, जान कवि या हाल कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसका जो है सही आंसर होगा मधुकर कवि। इसका जो है सही आंसर जो है वो है मधुकर कवि। इसका सही आंसर होगा मधुकर कवि। और रणमल छंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? रणमल छंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? गिरधर, श्रीधर, मुरलीधर या गंगाधर। तो मित्रों रणमल छंद पुस्तक के लेखक हैं श्रीधर। रणमल छंद पुस्तक के लेखक हैं श्रीधर। तो इस प्रकार से कुछ जो है प्रश्न तैयार किए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगले 50 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।